BA BSc द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र हिंदी द्वितीय भाषा प्रश्न पत्र क्रमांक 3 अर्थात सामान्य हिंदी के इस आभासी पटल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। अब तक हमने जो साहित्य का भाग था आपके पाठ्यक्रम में उसको पूर्ण कर दिया है। अर्थात साहित्यिक पांचों विधाएं आपके सम्मुख हमने रखी हैं। इन पांचों विधाओं में आत्मकथा, जिसका शीर्षक था मेरा जीवन, प्रेमचंद जी ने लिखी हुई आत्मकथा या आत्मकथा का अंश। उसके उपरांत हमने ये भी देखा था कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखाचित्र नीलकंठ मोर, पद्मा सचदेव द्वारा लिखित संस्मरण कमला, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित निबंध जिसका शीर्षक था शिरीष के फूल, ये भी हमारा हो चुका है। और इस सत्र का अंतिम साहित्यिक पाठ जिसका शीर्षक था चीड़ों पर चांदनी, यह एक यात्रा वृत्त या प्रवास वर्णन है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निर्मल वर्मा जी ने लिखा हुआ था। तो ये पाठ्य पुस्तक गद्य के विविध आयाम जो प्रोफेसर जयमोहन MA के द्वारा प्रकाशित है वाणी प्रकाशन से, उसके ये पांचों, इस सत्र के पांचों पाठ हमारे पूर्ण हो चुके हैं। कल अंतिम पाठ पर अर्थात चीड़ों पर चांदनी पर हमारी गूगल फॉर्म परीक्षा परसों होगी। शनिवार को रात को दी जाएगी, आपको रविवार का पूरा दिन मिल जाएगा और सोमवार को उसके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। ध्यान रहे, ये जो साहित्य का पाठ है, पाठ्यक्रम है, वह 50% है और 50% पाठ्यक्रम जो है वह भाषा से संबंधित है। तो आज हम हमारे भाषा से संबंधित पाठ्यक्रम को एक बार फिर से सरसरी नजर से देखेंगे और आरंभ करने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी, ये जो भाषा का 50% भाग है, उसके अंतर्गत जो संदर्भ ग्रंथ है उसका नाम है व्यावहारिक हिंदी, जिसके संपादक माधव सोनटक के सर हैं, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के हिंदी पाठ्यक्रम समिति के अध्यक्ष और विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। उसके उपरांत यह पुस्तक जय भारती प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है और इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो बातें हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान दे करके हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें देखिए, कुल मिलाकर के 4 शीर्षक हैं। पहला शीर्षक है प्रयोजन मूलक भाषा, दूसरा शीर्षक है भाषा शिक्षण स्वरूप एवं प्रक्रिया, तीसरा है व्यावसायिक हिंदी और चौथा है निबंध लेखन। इसमें से प्रत्येक का विश्लेषण आज हम करेंगे और आगे जाकर के अगली तासिका से, अगले सोमवार से हम प्रयोजन मूलक भाषा पर विचार करेंगे। तो देखिए, पहला जो हमारा शीर्षक है वह है प्रयोजन मूलक भाषा। इसके अंतर्गत 3 अन्य उपशीर्षक आते हैं। पहला उपशीर्षक है भाषा का स्वरूप एवं महत्व। बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि हमने अब तक साहित्य के रूप में कहानियां पढ़ी, कथेतर गद्य विधाएं पढ़ी हैं, परंतु अन्य जो गद्य विधाएं हैं
उनको पढ़ते समय इस बात का भी ध्यान रहे कि साहित्य की विधाओं से अलग-अलग, चाहे वो उपन्यास विधा हो, कहानी विधा हो, नाटक विधा हो, एकांकी विधा हो, रेडियो नाटक विधा हो, धारावाहिक विधा हो, सिनेमा विधा हो, रेखाचित्र हो, संस्मरण हो, डायरी हो, आत्मकथा हो, जीवनी हो, निबंध हो, रिपोर्टाज हो, यात्रावृत्त हो, पत्र हो, तो ये सारी गद्य विधाओं के अलावा भी भाषा का एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र हमारे सामने होता है। और अंग्रेजी में यह कहा जाता है कि देयर इज लॉन्ग लॉन्ग डिफरेंस बिटवीन लिटरेचर एंड लैंग्वेज। केवल साहित्य पढ़ना ये भाषा पढ़ना नहीं है, अपितु साहित्य भाषा के प्रयोजन का थोड़ा सा भाग है। लेकिन इसके अलावा जो अन्य प्रयोजन है, भाषा के अन्य प्रयोजन है, उसके आधार पर जिस भाषा को हम कहते हैं उसी को प्रयोजन मूलक भाषा कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे फंक्शनल लैंग्वेज कहा जाता है, मराठी में इसे उपयोजित भाषा कहा जाता है। तो ये जो उपयोजित भाषा है, ये जो प्रयोजन मूलक भाषा है, ये जो फंक्शनल लैंग्वेज है, इसको समझने के लिए हमें पहले भाषा को समझना पड़ेगा। तो प्रयोजन मूलक भाषा के इस पहले शीर्षक के पाठ्यक्रम में जो 3 उपशीर्षक हैं, उनके अंतर्गत भाषा का स्वरूप एवं महत्व, ये पहला है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये भाषा क्या होती है, भाषा की डेफिनेशन या परिभाषा क्या है या व्याख्या क्या है, भाषा का स्वरूप क्या है, भाषा के लक्षण क्या है, भाषा की विशेषताएं क्या है, इस पर हमें बहुत डिटेल में चर्चा करनी है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाषा का स्वरूप क्या है, भाषा का महत्व क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है। भाषा की परिभाषा देते समय बहुत सारे लोगों ने बहुत सी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन यह एक उदाहरण के तौर पर मैं परिभाषा आपके सम्मुख देता हूं। भाषा वह वाक प्रणाली है जिसके द्वारा, कर्णग्राह्य वाक प्रतीकों की प्रणाली है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अपने भाव, अपने विचार प्रकट कर सकता है। तो ये क्या है? कर्णग्राह्य वाक प्रतीक। इसका मतलब क्या है? जो कान से ग्रहण किए जाएं ऐसे जो वाणी के प्रतीक हैं, उनके माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। इस पर बहुत सी चर्चा हम करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण 5-6 परिभाषा भी आपको लिखवा देंगे, और भाषा की विशेषता और भाषा के प्रकार्य, प्रकार्य मतलब फंक्शंस, भाषा क्या क्या कर सकती है, भाषा के माध्यम से क्या क्या किया जा सकता है, चाहे वो मौखिक भाषा हो, चाहे वह लिखित भाषा हो, चाहे फिर आपकी कायिक भाषा या बॉडी लैंग्वेज क्यों ना हो। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हमें पढ़नी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें तीसरा उपशीर्षक पढ़ना है, वह है तीसरा उपशीर्षक वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का महत्व। जैसा कि इससे पूर्व देखिए 10 जनवरी 2022 को, अभी 2-3 दिन पहले ही हमने एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार लिया था, जिसके अंतर्गत नीदरलैंड और नॉर्वे के 2 महानुभावों ने हमें मार्गदर्शन किया था। उसकी यूट्यूब लिंक मैंने हर ग्रुप पर डाल दी है। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने देखी है, लेकिन जिन लोगों ने देखी है उन्हें पता चला होगा कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कैसे अन्य देशों में भी हुआ है और वहाँ भी हिंदी भाषा का महत्व कैसे बढ़ता जा रहा है। और वैश्वीकरण के साथ साथ जुड़ करके 2 अन्य चीजें आती हैं, एक है उदारीकरण और दूसरा है निजीकरण। तो निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में जहाँ भारत इतनी बड़ी जनसंख्या का इतना बड़ा बाजार है, तो विश्व की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भारत में अपनी पूंजी को लगाना चाहती हैं। और उस दृष्टि से उनकी बातों को समझने वाला, उनकी बातों को समझ सकने वाला जो भाग है, वो अधिकतर 80% से भी ज्यादा लोग भारत में हिंदी समझते हैं। इतना ही नहीं, भारत के बाहर भी जो बड़ी बड़ी कंपनियों में भारत के लोग रह रहे हैं या उनके सीईओ बने हुए हैं, जैसे गूगल के हैं, जैसे कि गूगल हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो या अन्य बड़ी बड़ी कंपनियां हो, इन सब के सीईओज भी भारतीय लोग हैं। तो उस दृष्टि से
इतना ही नहीं, भारत के बाहर भी जो लोग रह रहे हैं उनके भी दृष्टि से भाषा, हिंदी भाषा का महत्व क्या है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इंग्लैंड, अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन, गयाना, फ्रेंच गयाना, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, मुझे तो ऐसा लगता है कि कनाडा दूसरा भारत बन चुका है। कनाडा में इस समय 20% से भी ज्यादा भारतीय लोग हैं। क्यों है, कैसे हैं, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन बाद में देखिए, मिडिल ईस्ट का जो भाग है हमारा, यूएई है, अ, या फिर ओमान है, या दुबई जैसा भाग यहाँ आ जाता है, तो यहाँ भी भारतीयों के बहुत सारे लोग हैं। इतना ही नहीं, पूर्व के देशों में भी, जापान हो, कोरिया हो, इंडोनेशिया हो, इंडो चाइना हो, सिंगापुर हो, चीन हो, इन सभी देशों में भी हिंदी की बहुतायत बोलने वालों की संख्या बढ़ चुकी है। और एक सर्वेक्षण के अनुसार, 1998 के सर्वेक्षण के अनुसार, दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा आज हिंदी बन चुकी है। क्रमांक 2 पे मंडेरियन या चीनी है, और क्रमांक 3 पे अंग्रेजी आती है। हाँ, अंग्रेजी में लिखा ज्यादा जाता है, उसमें टेक्निकल कार्य ज्यादा होते हैं, लेकिन बोले जाने वाली भाषा केवल और केवल हिंदी है। हिंदी की जितनी भी बोली भाषाएं हैं, भारत की हो या भारत के बाहर की हो, जैसे सुरीनाम में सरनामी हिंदी है, या फिर जो रशिया से अलग हुए हुए इस्लामी राष्ट्र हैं उनमें भी हिंदी चलती है, जिसका नाम ताजुज़्बेकी हिंदी है। इसमें तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ये सारे राज्य स्वतंत्र राष्ट्र आ जाते हैं, इनमें भी हिंदी चलती है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा के महत्व को हम समझें। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, मैं कह रहा हूँ, ध्यान रखिए, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब संपूर्ण विश्व भर की ट्रेडिंग की, व्यापार की भाषा हिंदी ही होगी। आज भी मेरे लगभग 80-90 मित्र हैं जो भारत से बाहर रहते हैं। उनमें से केवल 2 को हमने बुलाया था, क्योंकि समय की सीमा होती है जिसमें थोड़े समय में ज़्यादा बात की कर नहीं सकते, इसलिए 2 ही मंगवाए थे। ऐसे 80 मेरे मित्र हैं जो अन्य देशों में, जैसे कि कनाडा में है, जैसे कि बेल्जियम में है, बुल्गारिया में है, साउथ अफ्रीका में है, तांजानिया में है, जिम्बाब्वे में है। यानी जितने भी दक्षिणी राष्ट्र हो, अफ्रीकी राष्ट्र हो, अमरीकी राष्ट्र हो, यूरोपियन राष्ट्र हो, रशिया हो, इन सभी में कुछ न कुछ लोग हमारे हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाले हैं। उनको हम आगे बुलाने का प्रयास करेंगे। कहने का मेरा तात्पर्य है कि यह वैश्वीकरण जो है, उदारीकरण जो है, निजीकरण जो है, इन सभी बातों में जो बाजार जो हमारा इस समय का केंद्र बिंदु बन चुका है, हमारे आदान प्रदान का, पैसों के हिसाब का, वो सारा का सारा हमें ये वैश्वीकरण के आधार पर हिंदी जहाँ जहाँ चल रही है उन सभी का परामर्श हम ले सकते हैं। पोलैंड है, हॉलैंड है, एक नहीं, सभी देशों में, और सभी देशों के कम से कम 2-2, 4-4 विश्वविद्यालयों में हिंदी ऐच्छिक रूप से पदवी स्तर, पदव्युत्तर स्तर और पीएचडी स्तर पर पढ़ाई जाती है। और यहाँ हमारे बहुत सारे लोग पढ़ाने के लिए यहाँ से जाते हैं। इतना ही नहीं, मॉरिशस, फिजी, गयाना, फ्रेंच गयाना, वेस्ट इंडीज द्वीप, ऐसे कुछ हैं, यहाँ से लोग वहाँ मजदूरी करने के लिए गए हैं। उनको भी उनका भी हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान है। और ये वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में आज हिंदी भाषा का महत्व इतना बढ़ गया है कि भविष्य की विश्व भाषा के रूप में हम हिंदी को पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसके महत्व को आत्मसात करके अब स्वयं भी महत्वपूर्ण बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहला भाग है हमारा प्रयोजन मूलक भाषा का, जिसमें पहला उपशीर्षक है भाषा का स्वरूप और महत्व, दूसरा भाषा की परिभाषा और विशेषताएं तथा प्रकार्य, और तीसरा वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का महत्व। अब इस पर ज्यादा न बोलते हुए हम अगले शीर्षक की ओर जाएंगे, वह है भाषा शिक्षण स्वरूप और प्रक्रिया। भाषा शिक्षण स्वरूप एवं प्रक्रिया में ध्यान रखिए कि भाषा सीखने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है। विश्व के अन्य किसी भी शास्त्र को, किसी भी विषय को सीखने के लिए पहले उस उस विषय की शिक्षा देने वाली भाषा को आत्मसात करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए भाषा शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो एक जटिल है, गंभीर है, कॉम्प्लेक्स है, और इसको जानने के लिए ध्यान रखें, मैं बहुत बार कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि भाषा सीखने के लिए आपको व्याकरण सीखने की कतई जरूरत नहीं है।
आप कहेंगे ऐसे कैसे अध्यापक, हिंदी के अध्यापक होकर के भी आप कैसे ये बोल रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भाषा सीखने का जो मूल तत्व है वो बोलचाल है, न कि व्याकरण। ध्यान रहे, हम इतना हर रोज कुछ बोल लेते हैं, उसमें से लगभग 80% ये व्याकरण ही नहीं रहता है। हम 10 से 20% केवल व्याकरण का विचार करके देखते हैं कि इस वाक्य में कर्ता यहाँ होना चाहिए, कर्म यहाँ होना चाहिए, प्रत्यय यहाँ होने चाहिए, क्रियापद यहाँ होना चाहिए, क्रिया विशेषण यहाँ होना चाहिए, विशेषण यहाँ होना चाहिए। लेकिन ये सब विचार करते हुए कितने लोग बोलते हैं? बहुत कम। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इस प्रकार का विचार करते हुए बोले। हालांकि भाषा पर अधिकार उसी व्यक्ति का माना जाता है जो व्याकरण की चिंता न करते हुए अपनी बात को स्पष्ट करे। इसलिए देखिए, भाषा के शिक्षण में मूलतः 4 कौशल्य सीखना जरूरी होता है, 4 कुशलताएं सीखनी जरूरी होती है। पहली कुशलता है सुनना। ध्यान रहे, जो अच्छी तरह से सुनेगा वही अच्छी तरह से बोल पाएगा, जो ठीक ढंग से नहीं सुनेगा वो ठीक ढंग से बोल भी नहीं पाएगा। जैसे मैं बार बार एक उदाहरण एक शेर का देता हूँ। वो शेर इस प्रकार है, न गीला करेंगे न शिकवा करेंगे, तू सलामत रहे यही बस दुआ करेंगे। अब जिनको उर्दू पता नहीं, शब्द का अर्थ पता नहीं है, वो न जाने इस शेर का अर्थ क्या करेंगे। शायद ये किसी फिल्म में भी प्रयुक्त किया गया था ये शेर। क्या है शेर मूलतः? देखिए, न गीला करेंगे न शिकवा करेंगे, तू सलामत रहे यही बस दुआ करेंगे। तो इस शेर को क्या कैसे क्या बना दिया देखिए अन्य लोगों ने, न गीला करेंगे न सूखा करेंगे, तू साला मत रो ये बद दुआ करेंगे। तो ये ठीक ढंग से न सुनने का परिणाम होता है कि हम ठीक ढंग से बोल नहीं पाते। अब देखिए, हम में से जितने भी मराठी भाषी लोग हैं उनमें एक विशिष्ट प्रकार की ग्रंथि होती है, कॉम्प्लेक्स रहता है कि हम अंग्रेजी बोल नहीं सकते, कि हम हिंदी बोल नहीं सकते। देखिए, आज तक महाराष्ट्र का कोई भी व्यक्ति हमारा प्रधानमंत्री नहीं बना है। इसका एकमात्र कारण है कि महाराष्ट्र के किसी भी नेता को, एकाध प्रमोद महाजन जैसा एकाध अपवाद अगर छोड़ दिया गया, तो महाराष्ट्र के किसी भी बड़े नेता को हिंदी अच्छी ढंग से नहीं आती जितनी गुजराती नेताओं को आती है। जैसे मोरारजी देसाई और नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अच्छी हिंदी बोल करके प्रधानमंत्री पद अर्जित कर लिया है। तो देखिए, पहले सुनना बहुत जरूरी है। सुनने को ही श्रवण कहते हैं। श्रवण, श्रवण जो हमारी पारिभाषिक शब्दावली में है, सुनने की प्रक्रिया श्रवण। तो पहले हमें अच्छी तरह से सुनने आना चाहिए, फिर अच्छी तरह से बोलने आना चाहिए, मतलब भाषण करने आना चाहिए, संभाषण करने आना चाहिए, आपसी बोलचाल करने आनी चाहिए, दूसरों के प्रश्नों के उत्तर देने आने चाहिए। ये 2 कौशल जो भाषा के मौखिक रूप पर आधारित है। भाषा का जो मौखिक रूप है, जो बोला जाता है, जो सुना जाता है, उस मौखिक रूप के को अर्जित करने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए सुनना बहुत जरूरी है और बोलना बहुत जरूरी है। इसी को अगर हम थोड़ा सा हिंदू धर्म की आध्यात्मिक प्रणाली में कहें तो इसे कहा जाता है श्रवण और कीर्तन। श्रवण भक्ति और कीर्तन भक्ति जो हमारे नारदीय भक्ति सूत्र में नवधा भक्ति के श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम दर्शनम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये पहली 2 चीजें हैं कि पहले सुने, अच्छे अच्छे वक्ता को हम सुने, तो जो बढ़िया बढ़िया वक्ता अच्छे अच्छे वाक्य, अच्छे अच्छी लोकोक्तियाँ, अच्छी अच्छी कहावतें, मुहावरे इत्यादि का प्रयोग करते हैं, वो भी हमारे भी बोलचाल में आ सकता है। इसलिए भाषा पर अधिकार करने के लिए सबसे पहले अच्छा सुनने वाला होना चाहिए, अच्छा श्रोता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम जैसे सुनते हैं, अब देखिए जिंदगी भर हमने सुना है, अब हमारा व्यवसाय है बोलने का, इसलिए हम बोलते हैं। तो देखिए कि हमने जो कुछ ज्ञान अर्जन किया है, जो कुछ सीखा है अपने गुरुजनों से, उसी को हम आपको सौंप रहे हैं एक कीर्तन के माध्यम से, यूं कहेंगे कि भाषण के माध्यम से, संभाषण के माध्यम से, बोलचाल के माध्यम से। तो ये दूसरा कौशल है और ये दोनों कौशल्य मौखिक भाषा पर आधारित है। भाषा का दूसरा रूप भी होता है लिखित रूप। इसके भी 2 कौशल्य हैं। पहले है पढ़ना, जो कुछ आपको किताबें दी जाए, पीडीएफ दी जाए, पीपीटी दी जाए, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है।
तो देखिए सुनते सुनते जिस प्रकार कैसे बोलना चाहिए ये हम सीख जाते हैं, उसी प्रकार पढ़ते पढ़ते कैसे लिखना चाहिए ये भी हम सीख जाते हैं। तो पठन कौशल्य या वाचन कौशल्य या पढ़ने का कौशल्य ये लिखित भाषा का है, और लिखित भाषा का सबसे महत्वपूर्ण है कौशल है वो लेखन का कौशल्य, लिखने का कौशल्य। वो कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, कब लिखना है, किस प्रकार लिखना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इसको अर्जित करना बहुत ज़रूरी है, और ये भाषा शिक्षण की प्रक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में भी देखिए मातृभाषा और अन्य भाषा ये दो भेद हो जाते हैं। इसको हम डिटेल में कभी अगली तासिका में देखने का प्रयास करेंगे। इसके उपरांत तीसरा शीर्षक आता है व्यावसायिक हिंदी। देखिए जैसे मैंने पहले कहा था कि वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी का महत्व बढ़ता जा रहा है, इसलिए बढ़ते जा रहा है कि हिंदी एक व्यावसायिक भाषा है, बाजार की भाषा है, वित्त की भाषा है, वाणिज्य की भाषा है, व्यापार की भाषा है, लेन देन की भाषा है, धंधे की भाषा है। और इस व्यावसायिक हिंदी को अगर समझना है आपको, तो इसके अंतर्गत 5 शीर्ष उपशीर्षकों को भी समझना पड़ेगा। तो पहला उपशीर्षक है वाणिज्य, व्यापार, तात्पर्य एवं स्रोत। ये वाणिज्य क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, व्यापार ट्रेड क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा है वाणिज्य व्यापार के साधन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से वाणिज्य व्यापार के साधन है, कैसे होते हैं और उनका उपयोग हम दैनंदिन जीवन में कैसे कर लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। तीसरा यहाँ उपशीर्षक है वाणिज्य व्यापार और भाषिक प्रकार्य। वाणिज्य व्यापार और भाषिक प्रकार्य, ये जो वाणिज्य व्यापार है और इसमें किस प्रकार से भाषा का प्रयोग होता है, भाषा का प्रकार्य किया जाता है, फंक्शंस ऑफ द लैंग्वेज इन ट्रेड एंड कॉमर्स। ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि इन भाषिक प्रकार्यों में मतलब देखिए कहीं भी आप जाएं, छोटा सा अगर आप रविवार के दिन या किसी अन्य दिन बाजार में जाएंगे तो वहाँ भाजी वाला व्यक्ति भी, सामान्य व्यक्ति अपनी भाजी अन्य लोगों से कैसी, अपनी सब्जी अन्य सब्जी विक्रेताओं से कैसे श्रेष्ठ है वो आपको समझाने की कोशिश करता है। आप उसमें फंस भी जाते, कभी कभी खराब भी आ जाते उस दृष्टि से। क्योंकि देखिए बोलने वालों की मिट्टी भी बिकती है और न बोलने वालों का सोना भी नहीं बिकता, ये कहावत हमने बहुत बार सुनी है। तो ट्रेड में ये जो है व्यापार है, वाणिज्य है, इसमें बोलने वालों की मतलब भाषा का उचित समुचित प्रयोग करने वाले लोगों की बहुत ज़रूरत है, और ऐसे ही लोग आगे जाते हैं जो भाषिक प्रकार्य अच्छा कर सकते हैं और वित्त वाणिज्य के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं, करते हैं। इसके उपरांत चौथी बात है वाणिज्य व्यावसायिक भाषा संरचनात्मक विशेषताएं। जो वित्त की भाषा है, वाणिज्य की भाषा है, ये इसकी संरचना कैसे होती है, इसमें किन ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, किन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, किन प्रयुक्तियों का प्रयोग किया जाता है, ये सारी संरचनात्मक विशेषताएं आपको समझनी पड़ेंगी। और उसके उपरांत व्यावसायिक पत्र लेखन भी आपको समझना है। चौथा भाग है हमारा, अंतिम ये लेकर के यहाँ रुक जाएंगे। चौथा भाग है हमारा, वह है निबंध लेखन। और इस निबंध लेखन में निबंध तात्पर्य एवं स्वरूप आपको समझना है। जैसे कि हमने एक सांस्कृतिक निबंध पढ़ा था, आत्मव्यंजक सांस्कृतिक निबंध पढ़ा था, शिरीष के फूल, जिसको सांस्कृतिक निबंध भी हम कह सकते हैं। तो उस प्रकार से हम निबंध लिखें, और निबंध लेखन में आपको सबसे पहले साहित्यिक निबंध समझने पड़ेंगे, वो लिखने पड़ेंगे। सामाजिक समस्याओं पर आधार सामाजिक निबंध लिखने पड़ेंगे, समसामयिक समस्या प्रधान निबंध लिखने पड़ेंगे, वैज्ञानिक निबंध लिखने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से हमने तासिका 10:50 को शुरू की थी, ठीक है। तो 10:50 से हमारा समय आ जाता है 11:30 तक चलता है, बराबर है। तो ये 11:30 तक तो हम हर बार नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अन्य तासिकाओं की भी तैयारी और उन छात्रों को ज्वाइन कर लेना भी होता है। तो हम 2 मिनट में प्रश्न पत्र के स्वरूप को समझ करके आज की तासिका को समाप्त करेंगे। तो देखिए बीए बीएससी द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र द्वितीय भाषा हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 अर्थात सामान्य हिंदी भाग 3 का के प्रश्न पत्र का प्रारूप और अंक विभाजन इस प्रकार से है। समय इसे 2 घंटे दिया जाता है। कुल मिलाकर के इसको 50 अंक होते हैं अगर लेखी परीक्षा हुई तो। पहला प्रश्न इस पर आता है, गद्य के विविध आयाम पर ससंदर्भ व्याख्या कीजिए विकल्प समेत। मतलब देखिए जो 5 पाठ हमने पढ़े, मेरा जीवन है,
नीलकंठ मोर, कमला, शिरीष के फूल और चिड़ियों पे चांदनी, इनमें से 2 वाक्य आएंगे। इन 2 वाक्यों में से एक पर आपको ससंदर्भ व्याख्या लिखनी पड़ेगी, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, या फिर मराठी में जिसे कहा जाता है कि संदर्भ से स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। इसको लिए 10 अंक मुकर्रर हैं। इन 10 अंकों में भी विभाजन इस प्रकार से है, लेखक का नाम सही तो 1 अंक, पाठ का नाम सही तो 1 अंक, विधा का नाम सही तो 1 अंक, 3 अंक यहाँ फिक्स हो गए आपके। अब बाकी के जो 7 अंक हैं उनमें से 5 अंक व्याख्या के और जो 2 अंक हैं वो उस वाक्य की विशेषता को बताने के हैं। फिर दूसरा प्रश्न आता है गद्य के विविध आयाम पर दीर्घोत्तरी प्रश्न विकल्प समेत, मतलब इन्हीं 5 पाठों पर 15 अंकों का एक दीर्घोत्तरी प्रश्न आएगा जो आपको कम से कम 3 पृष्ठ में लिखना पड़ेगा। और तीसरा प्रश्न है प्रयोजन मूलक हिंदी पर दीर्घोत्तरी प्रश्न। अब जो मैं पाठ्यक्रम आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो अभी बताया हमने हिंदी भाषा के स्वरूप से लेकर के निबंध लेखन तक का, उस पर 15 अंकों का एक दीर्घोत्तरी प्रश्न आता है संपूर्ण पाठ्यक्रम पर। और अंतिम जो चौथा प्रश्न है वह टिप्पणियां लिखिए। यह केवल और केवल प्रयोजन मूलक भाषा पर ही होगा। टिप्पणियां गद्य के विविध आयाम पर नहीं आएंगी, क्योंकि उसके लिए पहले ही ससंदर्भ व्याख्या कीजिए का प्रश्न मुकर्रर है। तो ध्यान दें कि 50% आपको गद्य के विविध आयाम पर और 50% प्रयोजन मूलक हिंदी, इस प्रकार से इसका अंक विभाजन है। चौथा प्रश्न 10 अंकों के लिए, इसमें से 4 टिप्पणियां दी जाएंगी, 4 में से 2 आपको लिखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से 10 अंक आपके अर्जित हैं। पहला प्रश्न 10 अंकों के लिए, दूसरा प्रश्न 15 अंकों के लिए, तीसरा प्रश्न 15 अंकों के लिए, और चौथा प्रश्न जिसमें 2 भाग होंगे अ और आ, जिसमें केवल और केवल प्रयोजन मूलक हिंदी पर ही। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया किसी ने, शायद किसी ने किया, मुझे नाम तो नहीं दिखा, लेकिन एक प्रश्न आया कि ऑनलाइन परीक्षा में तो एमसीक्यू, मैं उसी ओर आ रहा था, क्योंकि पाठ्यक्रम जब बनाया गया तब ये पेंडेमिक नहीं था। तो पाठ्यक्रम में जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है और अंक विभाजन एवं बता रहा था, अगर ऑफलाइन परीक्षाएं हो जाती हैं तो, लेकिन ऑनलाइन परीक्षाएं ही हमारी होने वाली हैं, तो वो भी 50 अंक की होंगी। उसके लिए भी 2 घंटे समय दिया जाएगा, 2 या 1.5 घंटे समय दिया जाएगा, और उसमें 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के लिए होगा। अब इनमें से कैसे प्रश्न आएंगे, कौन कौन से, किस प्रकार के? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए प्रश्न आ सकता है कि 4 पर्याय दिए जाएंगे, 4 पर्याय में से जो योग्य पर्याय है उसको आपको टिक करना पड़ेगा। हो सकता है सुमेलित कीजिए, जोड़ेला प्रकार का हो, या ट्रू और फॉल्स, सही या गलत वाक्य है, इस पर आपको टिक करना पड़े। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 25 प्रश्न आएंगे, और ये 25 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के 2-2 अंक होंगे, और इन 2 अंकों के साथ ये संपूर्ण पाठ्यक्रम 50 अंकों का होगा, जिसमें से 25 अंकों का हमारा पाठ्यक्रम पहले हो चुका है। अब ये जो भाषा का है वो पाठ्यक्रम हमें पढ़ना है। साहित्य पर के 5 पाठ, मेरा जीवन, नीलकंठ मोर, कमला, शिरीष के फूल और चिड़ियों पे चांदनी हमारा पूर्ण हो चुका है। और चिड़ियों पर चांदनी की शनिवार रात को एक गूगल परीक्षा होगी, और हर हफ्ते सोमवार से गुरुवार तक जो पढ़ाया जाएगा उसकी सारी डिटेल आपको याद रखनी पड़ेगी, और उसी के आधार पर हम शनिवार रविवार को वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रत्येक हफ्ते लेंगे। इसके साथ ही आज हम यहाँ रुक जाते हैं, और मैं फिर से आप लोगों को विनती करता हूँ कि जिन लोगों ने 10 जनवरी के कार्यक्रम को नहीं देखा है उसके यूट्यूब लिंक अवश्य देखें। तो इसका फ़ायदा आपको अवश्य हो सकता है। किस प्रकार से वक्तागण जो देश विदेश से पधारे थे, उन्होंने किस प्रकार से अपने वक्तव्य दिए हैं, वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, आज यहाँ रुक जाते हैं, क्योंकि मुझे बीकॉम की तासिका के लिए भी तैयार होना है। तैयार होना मतलब क्या है, उसकी लिंक डाल करके बच्चों को ज्वाइन कर लेना, यही होता है। तो उसके लिए थोड़ी पूर्व तैयारी भी आवश्यक रहती है, क्योंकि कंटिन्यू तासिका हमारे होते हैं, क्योंकि 8:40 से लेकर के 1:30 बजे तक हमारी कंटिन्यू तासिका है, एक आध बीच में नहीं होती। लेकिन जो लगातार तासिकाएँ होती हैं उनमें ज़्यादा गैप अगर रह जाता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा, तो हम दूसरे की लिंक वगैरह भेजना एक काम कर सकते हैं, छात्रों को ज्वाइन कर ले सकते हैं।
अगर कंटिन्यू ये जुट करके हुआ तो छात्र उसमें शामिल नहीं हो पाए। इसलिए आज हम यहाँ रुक जाते हैं। अगले सोमवार को हम आरंभ करेंगे भाषा, हिंदी भाषा का स्वरूप क्या है, इस विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। भाषा, हिंदी भाषा का स्वरूप और महत्व। ठीक है, तब तक के लिए